आम इंसान के तौर पे तो मैं तो यही सोचूंगा कि क्या ये डुएबल है। आई डोंट थिंक इट्स डुएबल। अपना पेस भी मेंटेन करना है, अपनी ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करते रहना है, फिर ये भी देखना है कि साइड में कोई जानवर ना आ जाए। अगर रनर को एक एज ए रनर इतनी मतलब मुश्किलें लगती हैं तो मैं मतलब वो फील करना चाहता था कि भाई एक एज ए क्रू अगर हम जाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। गाड़ियों में अगर गाड़ी में आने से इतनी हार्श कंडीशन है, मैंने लोगों को देखा है, मतलब दे कीप ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने गाड़ियों में, तो वो सोच के अगर हम ये सोचें कि भाई 480 किलोमीटर मनाली से ले भागना, तो आई डोंट थिंक एक आम इंसान सोच भी सकता है कि ये डुएबल है। मेरे को नहीं लगता। आफ्टर ऑल इट्स अ पैशन। देखो अगर वॉलंटियर कर रहे हैं तो यहाँ पे फन नहीं, आप फन करने नहीं आ रहे, यहाँ पे यू हैव टू रिस्पेक्ट द इमोशंस एंड द प्रैक्टिस। तो जो रनर्स कर रहे हैं उनके आपको सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। वेदर यू आर गेटिंग बोर्ड, वेदर यू आर फीलिंग स्लीपी, दैट डजंट मैटर। क्या कीड़ा था ये, क्यों वॉलंटियर करने के लिए साइन अप किया इस चीज को? पहले तो हंसूंगा हम आपकी बात में। एक ऐसे इवेंट में जो इस स्केल का है ना, मतलब 480 120 घंटे 5 दिन, और फिर सिर्फ ये टाइमिंग और रेस और चैलेंज वाली बात नहीं है, जैसा ये ग्रैंडियर है पूरा हिमालय। आप क्या सोचते हो एक आम इंसान के तौर पे? मैं अभी रनर को नहीं पूछ रहा, मैं अभी वॉलंटियर को भी नहीं पूछ रहा। रुस्तम एक आम इंसान दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको ये चीज़ पता चलती है पहली बार, क्या होता है? तो मैं आम इंसान के तौर पे तो मैं तो यही सोचूंगा कि क्या ये डुएबल है। आई डोंट थिंक इट्स डुएबल, बिकॉज क्योंकि मैं एक आम इंसान के तौर पे मैं ले आया हूँ, मैं घुमा भी हूँ, तो मतलब गाड़ियों में अगर गाड़ी में आने से इतनी हार्श कंडीशंस है, मैंने लोगों को देखा है, मतलब दे कीप ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने गाड़ियों में, तो वो सोच के अगर हम ये सोचें कि भाई 480 किलोमीटर मनाली से ले भागना, तो आई डोंट थिंक एक आम इंसान सोच भी सकता है कि ये डुएबल है। मेरे को नहीं लगता। और जो टीम ये रेस ऑर्गेनाइज कर रही है, अब तो ये आम इंसान के वजह डुएबल है, रनर वाइज हो गया ना ये, पर जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पीछे लगे हुए हैं, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है ये कौन बंदे हैं, कैसे बंदे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल इट्स अ पैशन। और जो इसमें जो टीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, आफ्टर ऑल देखो एक रनर को तो क्या है, देखो भागना ही है, उसको तो क्या है सारी चीज़ रेडी मिलेंगी, उसका क्रू सपोर्ट रेडी मिलेगा, उसको हाइड्रेशन मिलेगा, उसको सारी चीज़ मिलेगा, लेकिन वो चीज़ टाइम पे मेक श्योर करना कि भाई कोई उस चीज़ को अगर 5 किलोमीटर पे मिलना है तो इट शुड नॉट बी 5.1 और 5.2, वो वहीं पे होना चाहिए। तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है रनर की कि वो कैसे पीछे आ रहा है, टायर पंचर हो रहा नहीं हो रहा, तो वो तो क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो एक तरह से ये एक 3-4 गुना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस टीम की। साथ में जो भाई उसको प्रोवाइड करना, ये भी देखना है कि भाई कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, ये भी देखना है कि उसका हाइड्रेशन पूरा होना चाहिए, ये भी देखना है कि भाई अगर कोई अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसको फिर कॉप अप कैसे करना है। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से। बाहर के लोगों को, स्पेशली यूरोप यूएस वाली साइड को पूछोगे ना इंडिया के बारे में, तो इनको पता है कि इंडिया में बर्फ है ही नहीं, नेपाल है, हिमालय इज नेपाल। तो भारत जैसे देश में एक ऐसा चैलेंज होना और उसमें फिर इतने सारे लोगों की हिस्सेदारी होना, सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं, और भी हिस्सेदारी, इनकी भी हिस्सेदारी है जो टेंट चला रहा है, बिल्कुल हमारी भी हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी, बिल्कुल। ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलके इंडिया में एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं। तो एज एन इंडियन आप उसको कैसे देखते हो कि इंडिया के पास ये चीज़ है? मैं एज एन इंडियन उसको ये एक अप्रिशिएट मैं करूँगा उसको, क्योंकि देखो सबसे पहले जो हमारी इंडिया में क्या खास है, हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत बढ़िया है, और एक एडजस्टिंग नेचर है हमारी। क्योंकि अगर आप जाओगे किसी दूसरे कंट्री में जाओगे एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप यूएसए, वहाँ पे हर चीज़ फॉर्मल है, आपको हर चीज़ के लिए एक फॉर्मली अप्लाई करना पड़ा, फॉर्मली जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनफॉर्मल वे में, मतलब लोग इतने फ्रेंडली हैं, जैसे आप कोई भी क्रू सपोर्ट है, रास्ते में कोई ढाबा है, कोई भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मतलब आदमी अपने आप ना मदद करने के लिए इच्छुक होता है कि चल कोई बात नहीं यार, अपना ही बंदा है, ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपके हम बाहर के देशों में नहीं देखोगे, वहाँ एवरीथिंग यू हैव टू प्रोसीड वेरी फॉर्मली। तो ये बेस्ट पार्ट है यहाँ का कि बाय चांस अगर हम एक जो सिंपैथी फैक्टर होता है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा है, हमको अलग अलग जगह से इनफॉर्मली भी हेल्प मिल सकती है बाय चांस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो ये एक बेस्ट पार्ट है इंडिया का। पर इतना बड़ा इवेंट, मतलब स्केल इतना बड़ा है और उसका अप्रोच अगर इनफॉर्मल हो जाए, तुमको लगता है कि ये हेल्दी है या सरवाइव, मतलब लोगों की जान भी दांव पे लगी रहती है ना इसी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रेसेस में। बिल्कुल। तो जो इनफॉर्मल और ऐसे वाला जो सेटअप है, तुमको लगता है कि वो वर्क करता है इसमें, और वर्क करता है तो कैसे करता है? नेचुरल कंडीशंस में जो भी क्या कहते हैं, मतलब मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, तो बेस्ट पॉसिबल वे में तो देखो टीम करके चलेगी। अब देखो मौत तो आप घर पे लेटे हो एसी में, मौत तो जब भी आ सकती है,
तो यही मैं कहना चाहूँगा कि भाई बेस्ट एफर्ट्स अगर कोई लगा रहा है तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो उसको हम तो देखो 1% तो रिस्क फैक्टर होता ही है। क्या कीड़ा था ये, क्यों वॉलंटियर करने के लिए साइन अप किया इस रेस को? पहले तो हंसूंगा मैं आपकी बात में, कीड़ा नहीं था ये देखो, जो मैं इस रनिंग वर्ल्ड में आया वो तो मेरी एक अलग हिस्ट्री है, अलग रीज़न था, वो मैंने शायद आपको पहले ही बताया था, अपने विश्वास जी को ही बताया था। लेकिन देखो रोड पे कब तक भागेंगे, अब ठीक है उससे आगे देखो आदमी अगर एक चीज़ पे जाके स्टैग्नेट हो जाए तो फिर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे फेस्टिवल है, तो मैंने कहा तो कि चलो ठीक है अगर वॉलंटियर करके देखते हैं, तो मैं तो ऐसे ट्रैवलर वो भी हो जाएगा और मेरा एक तजुर्बा भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता अभी नेक्स्ट 3 से 4-5 साल तक मैं ये रेस अटेम्प्ट मतलब सोच भी सकता हूँ, करने की नहीं कह रहा मैं, सोच भी सकता हूँ, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए मेरे को कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल लगेंगे विद फुल डेडिकेशन। तो मैंने सोचा कि इस साल चलो अपना क्रू करके देखते हैं। अगर रनर को एक एज ए रनर इतनी मतलब मुश्किलें लगती हैं, तो मैं मतलब वो फील करना चाहता था कि भाई एक एज ए क्रू अगर हम जाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितना सोने को मिलेगा, कितना खाने को मिलेगा, कहाँ पानी मिल सकता है, कहाँ क्या क्या हो सकता है। तो एक जस्ट एक 1 से 2% मेरे को ये आइडिया हो जाएगा कि रूट कैसा है और क्या है, तो सो दैट मैं अपना आने वाले 3-4 साल में अपना माइंड प्रिपेयर कर सकूँ। एक जो बात बोली आपने अभी, उस लेवल तक पहुंचने में 4-5 साल लगेगा, बिल्कुल वो लेवल क्या है? वो लेवल है कि मतलब मैं जो सोचता हूँ, देखो मेरा हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव, हर आदमी की अपनी अलग बॉडी होती है। मेरा सोचना ये है कि वो लेवल ये होगा कि आप अगर कंटिन्यूअस 35 से 40 घंटे चल सकते हैं या भाग सकते हैं इन नॉर्मल कंडीशंस, जब जाके मैं सोच सकता हूँ कि भाई ठीक है यू कैन थिंक ऑफ। बट एक नॉर्मल टेरेन में 30-35 घंटे तक लगातार चलना या भागना, और इस टेरेन में 16-17 हज़ार फुट का, तो वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसलिए मैंने बोला वो अटेम्प्ट मैं सोच सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक आने में ना उसके लिए फिर और वो करना पड़ेगा। और यहाँ आगे मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जब आप ट्रेनिंग में अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को बिल्कुल पूरा यहाँ तक पीक तक लेके चले गए ना, कि भाई मैंने ट्रेनिंग ना अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट तक लेके जा चुका हूँ, जब आप यहाँ इस कंपटीशन में आओगे तो वो लिमिट भी और ज़्यादा आगे जाएगी। तो ये मैंने सोचा है कि आपकी वो चीज़ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो दैट इज टोटली डिफरेंट। द टेरेन इन विच यू हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड and the terrain in which you are already doing the competition is far different. क्या क्या हुआ पिछले 3 दिन में जब से इवेंट शुरू हुआ है? पिछले 3 दिन में तो सबसे पहले हम पहुंचे मनाली। तो क्या हुआ कि ओवरनाइट जर्नी थी, मैं सोया नहीं था उस दिन, सारा दिन फिर सोए नहीं, फिर रात को थोड़ा सा मतलब अच्छी नींद आई। तो नेक्स्ट डे फिर हमारी जो पहली रेस थी रोहतांग एपिक 84 किलोमीटर जो माल रोड से शुरू हुई थी, उसमें मैंने क्रू किया पूरी रात। और ये मैंने सोचा, ये थोड़ा सा मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब अगर रनर को क्रू को इतनी परेशानी हो रही है रात को जगने में और वो हाइड्रेशन देने में, तो एक रनर जो भाग रहा है रोड पे, वो मतलब उसके दिमाग में उसके जहन में क्या चीज़ें चलती होगी। अंधेरा है, पीछे 4 किलोमीटर आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, जंगल है, भालू भी आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें चलती हैं रनर के दिमाग में। अपने आप को अपना पेस भी मेंटेन करना है, अपनी ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करते रहना है, फिर ये भी देखना है कि साइड में कोई जानवर ना आ जाए, मतलब सारी चीज़ को देख के चलनी है। तो पहले दिन हमने वो क्रू किया, फिर उसके दिन बाद एक ब्रीफिंग थी जो दूसरी वाली रेस की थी। फिर कल हमने स्टार्ट किया हाई 5, जिसमें 5 मैराथन्स हैं, 42 किलोमीटर डेली जो रनर्स भागेंगे। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा और रात को थोड़ी ठीक ठाक नींद आई है। आगे देखते हैं, बताया तो जा रहा है कि मतलब कंडीशंस काफ़ी और हार्श होने वाली हैं। वॉलंटियर करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है आपको? मैं बोर हो रहा हूँ। सबसे बड़ी तो बात ये है कि अगर ये है कि साथ में कोई हो तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। लेकिन ठीक है भाई, देखो अगर वॉलंटियर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फन करने नहीं आ रहे, यहाँ पे यू हैव टू रिस्पेक्ट द इमोशंस एंड द प्रैक्टिस। जो रनर्स कर रहे हैं उनके आपको सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ेगा। वेदर यू आर गेटिंग बोर्ड, वेदर यू आर फीलिंग स्लीपी, दैट डजंट मैटर, क्योंकि जो बंदा आ रहा है ना उसको 5 किलोमीटर पे आपको हाइड्रेशन देना ही देना है, वो मैटर नहीं करता। तो और बाकी कोई खास अभी तक तो कोई चैलेंज आया नहीं, बाकी हाँ रास्ते में देखते हैं। विश्वास ने आपको क्या ब्रीफ दिया था इस इवेंट के बारे में, अगर कोई ब्रीफ दिया था, और अगर नहीं दिया था तो आप कैसे फिर अभी तक काम करते आए हो इस इवेंट में? मेरे को स्पेसिफिक कोई ब्रीफ नहीं दिया उन्होंने, मतलब वो जो मैंने पूछा था उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आप जैसे जैसे आप क्रू करते जाओगे आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी। और एक हिसाब से मेरे को लगता है कि उन्होंने ठीक भी किया, ज़्यादा मेरे को ना बता के, क्योंकि एक आदमी खुद एक्सपीरियंस करे और एक आदमी वो बताए, और बाय चांस अगर उस हिसाब से ना हो तो एक दिमाग में ना आदमी की रहता है। और हो सकता है कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो या कमज़ोर मतलब जिसका माइंड सेट सही ना हो, कि उसको बता दिया वहाँ तो ऐसा रास्ता वहाँ से रास्ता, वो पहले ही बोल जाए कि नहीं सर मैं तो विड्रॉ करके अपने घर जा रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छी बात थी, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, जैसे जैसे रास्ता आता जा रहा है बॉडी और माइंड उसी हिसाब से अपना एक्टिवाइज होता जा रहा है, मतलब प्रिपेयर होते जा रहे हैं उसी हिसाब से। जो लोग 480 और 135 माइल वाली रेस दौड़ रहे हैं,
उसमें डेडिकेटेड क्रू है, डेडिकेटेड वॉलंटियर्स हैं, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे आप अगर वॉलंटियर कर रहे हो हम्म। तो आप रनर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। और वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने में एफर्ट लग रहा है, पैशन लग रहा है, इमोशन लग रहा है, बोरियत हो रही है, बिल्कुल। बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं। और ऐसे में जब एक रनर डीएनएफ करता है, ठीक है, वो रेस क्विट करता है, उसके चैलेंजेस जो भी हैं उनसे हमें लेना देना नहीं है। पर एक वॉलंटियर जिसने मान लो 480 किलोमीटर में 390 किलोमीटर तक उसको क्रू किया और जान लगा दी अपनी, और तब वो डीएनएफ हो गया, वॉलंटियर पे क्या बीतेगी, आपको क्या लगता है? देखो मेरे हिसाब से मैं तो थोड़ा ना पॉजिटिव टाइप बंदा हूँ, मैं बिल्कुल इसको एज ए पॉजिटिव लूँगा। मैं एटलीस्ट उस आदमी को रिस्पेक्ट करूँगा जो आदमी बेशक 390 पे डीएनएफ हुआ है, किसी भी कारण से हुआ हो, क्योंकि एक बंदा जो 0 से 390 पे आया है ना, एटलीस्ट ही इज़ इन 0.0001% कैटेगरी ऑफ दोज पीपल जो 99.99% लोग जो अपने एसीओ में बैठ के जो बात मारते हैं, एटलीस्ट उनसे वो मतलब बहुत ऊपर है, उनकी सोच से भी परे। जिस आदमी ने 390 अटैम्प्ट किया है, तो मेरे लिए ना, मेरे को ना तो बुरा लगेगा ना मेरे को कुछ फील होगा। आई विल फील मतलब डबल रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। बेशक उसने कहाँ तक उसने पुश किया, पर मेरी रिस्पेक्ट उस बंदे के लिए मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो किसी रीज़न से डीएनएफ किया, पर ठीक है, आदमी की कैपेसिटी है, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। अगर वो आज 390 पे डीएनएफ कर रहा है तो फॉर डैम श्योर कि वो नेक्स्ट ईयर अगर अच्छा ट्रेन करके आएगा तो ही विल क्रॉस द 480 मार्क। तो मैं इसको एज ए पॉजिटिव लूँगा। ये जैसा रेस कोर्स है, इसमें देखा कहीं से भी हम शॉर्टकट ले सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर स्पोर्ट्समैन या कोई भी स्पोर्ट्समैन में अनएथिकल वैल्यूज़ होते हैं, बट सोसाइटी है हमारी, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं पॉप इन करता है। तो ये लोग कैसे इंश्योर कर रहे हैं रेस ऑर्गेनाइजर्स की रनर्स जो हैं वो शॉर्टकट ना लें? देखो हर एक 480 किलोमीटर के में ना एक किलोमीटर को तो हम ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना यहाँ पे सीसीटीवी लगा सकते हैं। हमने क्या किया है, जो क्रू मेंबर्स को हैं वो हमारे डेडिकेटेड क्रू मेंबर्स हैं, वो हमारे काफ़ी पुराने क्रू मेंबर्स हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद अस। जब से जैसे सर ने बताया था, वो काफ़ी सालों से जब से रेस शुरू हो रही है तो वही बंदे आ रहे हैं। और इसमें नया बंदा ना मेरे ख्याल में एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। इसमें वही बंदा आएगा जिसको इस चीज़ से लगाव हो जाएगा। तो वो क्रू मेंबर्स हमारे इतने ऑनेस्ट हैं, तो थोड़ा तो हम उन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं। दूसरा फिर देखो, हर पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं सकता, कुछ ये रनर्स की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अभी इनको किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि यार मैंने मतलब वो अगर 480 किलोमीटर में 2 किलोमीटर का शॉर्टकट मार दिया, तो अपने आप को शीशे में क्या देखेगा वो घर जाके कि यार तूने 2 किलोमीटर का शॉर्टकट मार के मेडल लिया है। ये रेस किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये रेस अपने आप को बताने के लिए है कि वट यू कैन डू एंड वट यू हैव ऑलरेडी डन। बट इसीलिए पर ठीक है, मतलब काफ़ी जो क्रू मेंबर्स हैं वो हमारे पास काफ़ी ऑनेस्ट हैं, टीम काफ़ी मतलब डेडिकेटेड है। वो जहाँ तक उनकी मतलब पॉसिबल वे में है वो ध्यान रख रहे हैं, मतलब उनको मतलब उनकी जो क्या कहते हैं, मतलब नज़र रख रहे हैं उनको। ये मतलब ये बिल्कुल पुश नहीं कर रहे कि भाई आप शॉर्टकट ले लो या वो करो, मतलब दे आर ऑनेस्ट एंड दे आर गिविंग अस द पॉजिटिव फीडबैक विद ईच रनर। थैंक यू। कट।